नमस्कार सभी को। आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने राज्यसभा राज्यसभा के बारे में क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यानी कि जो राज्यसभा है, जो किसका प्रतिनिधित्व करती है, जो राज्यों का जो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे संबंधित सारी बातें आर्टिकल 80 में कैसे इसकी संरचना है, कितनी इसकी अवधि है, कार्यकाल क्या है, क्या योग्यताएं हैं, क्या अयोग्यताएं हैं, कौन सदस्य बन सकता है, कौन सदस्य नहीं बनेगा, दोहरी सदस्यता क्या है, दल बदल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी यानी कि राज्यसभा के बारे में नहीं पढ़ा है, वो क्या करो, पहले राज्यसभा के बारे में जो क्या है वीडियो बनाई गई है, लेक्चर दिया गया है, उसको देखो। 3 वीडियो मैंने बनाई है, हर एक चीज को क्या बताया है, डीपली बताया है और आसानी से आपको समझाया गया है। तो अगर आप जिसने क्या किया अच्छे से इसको पढ़ लिया है, उसी प्रकार से आगे जो अब हम पढ़ेंगे संसद का दूसरा सदन, यानी कि संसद का क्या है, जो दूसरा सदन, यानी कि हमारे संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है तो उसके कितने हैं, 2 सदन है। 2 सदन है तो राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया है। यानी कि अब आज से किसको बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम जानेंगे, इससे लोकसभा की क्या भूमिका है, कैसे ये काम करती है, इसमें कैसे सदस्यों का चुनाव किया जाता है, कौन से सदस्य इसमें चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, क्या उनकी योग्यता है, क्या अयोग्यता है, शपथ कौन दिलाएगा, दल बदल इस पे भी लागू होगा या नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें हम किसमें जानेंगे, लोकसभा। यानी कि इसमें किस प्रकार से बिल आती है, इसको राज्यसभा से पावर ज्यादा है या नहीं है, क्यों इसको समय से पहले भंग किया जा सकता है, इसके बारे में सारे की सारी चीजों को जानेंगे। आज जिसने राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया तो उसके लिए चीजें क्या हो जाएगी, आसान, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्था क्या है जो राज्यसभा में वैसी वैसी कहाँ मिलेगी आपको, लोकसभा में। कुछ अंतर होगा वो मैं अंतर भी बताऊंगा, जो समानता होगी वो समानता भी। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, लोकसभा। पहले अगर हम क्या देखें, इसका इतिहास देखें। इतिहास यानी कि जब क्या था, पहले चुनाव हुए तो इसका नाम लोकसभा नहीं था, तब इसको बोलते थे द हाउस ऑफ पीपल, द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि लोगों का क्या था, ये एक हाउस था, जैसे आप देखते हो यूके में है हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसको हम बोलते हैं जो। फिर लेकिन 1954 के बाद इसको क्या कहने लग गया, इसका नाम क्या रख दिया गया, लोकसभा। लोकसभा क्यों रखा गया, क्योंकि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा किसका करती है, राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसका करती है, आम जनता का, यानी कि जनता का ये क्या है, सदन। इसको क्या बोलते हैं, जनता का सदन भी बोलते हैं। जनता का सदन या जनता का प्रतिनिधित्व किसके किसमें किया जाता है, लोकसभा में। आप देखते हो क्या है, जब भी डायरेक्ट चुनाव हो गए, अब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने क्या करना है, भारतीय राजनीति को अच्छे से समझना है, तो ये आपका जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छे से है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चुनाव हो रहे हैं, सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। लोकसभा के चुनाव किस प्रकार से चुनाव होते हैं, किसको सीट दी जाती है, कौन से धर्म का फैक्टर क्या है, भाषा किस प्रकार से प्रभावित करती है, सारी सारी चीजें आप क्या कर लोगे, समझ लोगे। चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहती है, इस दौरान आचार संहिता में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम नहीं होते, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो क्या है ये लोकसभा, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। यानी कि जनता क्या करती है, डायरेक्ट चुनती है। आपने यहाँ देखा था क्या था, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, पहले वो किसको चुनती है, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनते हैं, और फिर वे सदस्य किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसके बारे में हमने जान लिया था। तो ये हाउस ऑफ कॉमन क्या बोला जाता है, जनता का प्रतिनिधित्व क्या है, सदन है, यानी जनता का ये एक तरह से सदन है। आर्टिकल 79 में आपने देखा होगा, आर्टिकल 79 में किसके बारे में बताता है, संसद। आर्टिकल 79 किसके बारे में बताता है, भारत के लिए क्या होगी, एक संसद होगी। और वो संसद किससे मिलकर बनी है, यानी कि संसद के अंग कौन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। यानी कि और कौन है, राष्ट्रपति। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, राष्ट्रपति है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, सारी की सारी पावरें इसके बारे में भी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। राज्यसभा के बारे में आपने देखा होगा, राज्यसभा का आर्टिकल 80 यानी कि 79, यानी कि केंद्रीय विधान पालिका हमने पढ़ना स्टार्ट किया, जो आर्टिकल 79 से 1, 2, 3 तक चलेगी। तो इसमें से 80 आर्टिकल पढ़ लिया, उसके साथ जितने भी आर्टिकल थे वो पढ़ लिए। अब अगला आर्टिकल है यानी कि 81। कहने का मतलब है जो लोकसभा की संरचना के बारे में जो आर्टिकल बताता है, कौन सा है, आर्टिकल 81।
कई बार तो यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आर्टिकल, राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है? देखो संरचना, संरचना किस में है? 80 में है, लेकिन राज्यसभा के बारे में बताया कहाँ गया है? आर्टिकल 79 में, क्योंकि संसद में ही बता दिया गया कि ये क्या होगी? राज्यसभा होगी। संरचना कहाँ पर है? 80 में। और उसके बाद जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है, उस सबके बारे में हमने जाने। तो इसी प्रकार से हम किसके बारे में जानेंगे? लोकसभा के बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते थे? पहले ही बता दिया मैंने, क्या था? द हाउस ऑफ पीपल। 1954 के बाद इसको क्या, इसका नाम दे दिया लोकसभा को, इसका क्या कर दिया? नाम दे दिया गया। इसको हम बोलते हैं नियमन सदन बोलते हैं, नियमन सदन। जैसे राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम? ऊपरी सदन। इसको क्या बोलते हैं हम? नियमन सदन दिया जाता है एक बार से। हाँ, लेकिन ये सीधा कहीं वर्णन नहीं, अभी ऊपरी सदन ही होगा या नियमन सदन ही है, ऐसा नहीं है। ये मान लिया गया क्योंकि वहां पर जो आते हैं पहले इनडायरेक्ट रूप से जनता, ये डायरेक्ट रूप से जनता किसको चुनती है? विधानसभा के सदस्यों को। फिर किसको चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को। इनको डायरेक्ट चुना जाता है। तो इस वजह से मान लिया जाता है ये क्या है? नियमन सदन है। ये नियमन सदन है जो किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके बारे में देखते हैं संरचना, यानी कि लोकसभा का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 81, आर्टिकल जो 81 है उसमें संरचना किस प्रकार से है? यानी कि जो संरचना, लोकसभा किस किस से मिलकर बनी हुई है, इसमें कितने प्रकार के सदस्य हैं, कैसे वो काम करते हैं, इसके बारे में। संरचना, संरचना कैसी है? अब देखो, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्या है ये? मान के चलो लोकसभा है, लोकसभा है, इसमें क्या आएंगे? सदस्य आएंगे। जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, अधिक से अधिक 2019 से पहले, 104 संविधान संशोधन होने से पहले तक अधिक से अधिक कितने हो सकते थे? यानी कि लोकसभा में अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। कितने के बारे में? अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 552। लेकिन ये जो दो सदस्य हैं, यानी कि दो सदस्य एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अच्छा, ये भी समझ लो क्या था, क्योंकि हमारे ऊपर किसका राज रहा था? लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशों का राज रहा। तो जब वो वहां से चले गए तो ये मान लिया गया भी जो क्या था, यूरोपियन मूल का जो पुरुष था और जो भारतीय मूल की स्त्री थी, यानी कि महिला थी, उनके द्वारा क्या हुआ, कोई बच्चा है और वो कहाँ पर रह रहा है? भारत में रह रहा है, तो उसको हम बोलते थे एंग्लो इंडियन। यानी कि पुरुष कहाँ का था? पुरुष कहाँ से? यूरोप से, यूरोपीय मूल का, यूरोपीय मूल का। और महिला कहाँ से? भारत से, जिसका भारत से क्या रहा है? संबंध रहा है, भारत से संबंध रहा है। और इनसे क्या जो हुआ है? बच्चा हुआ है। और वो कहाँ पर रह रहा है? स्थायी रूप से, स्थायी रूप से कहाँ पर रह रहा है? भारत में क्या कर रहा है? वो निवास कर रहा है, रह रहा है। तो उसको क्या मान लिया जाता था? एंग्लो इंडियन, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो इस वजह से उसको भी एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था कर दी क्या? दो पद हैं जो किसके लिए होंगे? एंग्लो इंडियन के लिए होंगे। लेकिन क्या कर दिया गया? मोदी सरकार ने क्या किया? 104 संविधान संशोधन किया, 104 संशोधन किया गया, 20 में ये लागू हो गया। तो इसमें क्या था, जो दो एंग्लो इंडियन के पद थे उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी कि अब एंग्लो इंडियन के पद है वो नहीं है। किससे? 2020 के बाद, जब से क्या हुआ, 104 संविधान संशोधन किया गया है। तो अब अधिक से अधिक संख्या कितनी है? अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 550। तो ये चीज समझने की क्या है, जब मूल संविधान में, मूल संविधान का क्या है, मतलब कि इसमें अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, इसके लिए भी कमीशन बैठे हैं। पहले हमारी सीटें होती थी 494 लोकसभा की, फिर ये 522 की, जब सिक्किम में बन गया फिर 523 की, इसके बारे में जानेंगे। फिर 543 कर दी गई, फिर 2001 में 543 ही बढ़ाई गई, वास्तविक वास्तविक संख्या के बारे में। और कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 552। लेकिन अब कितनी हो सकती है वर्तमान में? अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 550 संख्या हो सकती है।
अधिक से अधिक, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन के जो पद है उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, वो चुने नहीं जाएंगे। और उनको क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। चुने यानी कि इनका चुनाव नहीं होता था। एंग्लो इंडियन जो ये दो पद थे इनको क्या किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता था, मनोनीत। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता था, मनोनीत। जैसे राज्यसभा में आपने देखो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि ये पद ही हटा दिया गया। अब सिर्फ क्या होता है, चुनाव होता है। ये क्या है, अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 550, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। ये है अधिकतम। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान में वास्तविक संख्या कितनी है। वर्तमान में वास्तविक संख्या, वास्तविक इनकी वास्तव में है कितनी, ये सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की वर्तमान में, यानी कि 543। 543 क्यों, क्योंकि जो 7 जो हमने सीट रखी गई है वो किसके लिए है, पीओ के। जब हमारा क्या हो जाएगा, वो भारत का संपूर्ण रूप से क्या बन जाएगा, भारत का क्षेत्र बन जाएगा, तो उसमें 7 सीट किसकी रख दी गई है पहले ही, लोकसभा की। 2 हटा दी गई है किसकी, एंग्लो इंडियन की। तो कितनी बची वर्तमान में वास्तविक संख्या कितनी है, 543 की 543 सीटें हैं। अब जो चुनाव हो रहा है देखते हो गए आप, लोकसभा का 543 सीटों के ऊपर क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। 3 चरणों का हो गया है, धीरे धीरे और भी हो जाएगा 543 का। तो इसको भी अगर आगे हम डिवाइड करें तो अगर राज्य से कितने आते हैं, क्योंकि हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। केंद्र शासित प्रदेश या यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, उससे कितने हैं अगर इनको हम बांट के देखें तो, केंद्र शासित प्रदेश, इससे आप पाओगे जो कि हमारे क्या है 28 राज्य है, 28 राज्य में 524 जो सीटें हैं वो कहाँ से आती है, राज्यसभा। पूछ भी सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है भी जो लोकसभा की 543 सीटें हैं उसमें से राज्यों का जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो कितना मिलता है, 524, और जो 19 सीटें रह गया वो कहाँ से आती है, केंद्र शासित प्रदेशों से। जैसे हम देखो हमारे क्या 8 अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर से आप देखो 5 सीटें हैं लोकसभा की। अब लद्दाख भी बना दिया, लद्दाख 2019 के बाद, क्योंकि धारा 370 जैसे हटी, पहले जम्मू कश्मीर क्या होता था, राज्य होता था, लद्दाख भी उसमें शामिल था। लेकिन जैसे ही क्या किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लेकर आए, तो उसके तहत क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा हटाकर क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 2 बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों के लिए क्या बना दिया, अलग यूटी बना दी गई। यहाँ से 1 सीट लोकसभा की। दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें। चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 1 सीट। दादर व नागर, और इसको भी मिला दिया किसको, दादर नागर व दमन दीव को, दमन दीव, दमन दीव। इससे कितनी सीटें हैं, 2 सीटें किसकी है, लोकसभा की। और हमारी यूटी है पांडेचेरी, पांडेचेरी, पांडेचेरी से कितनी है, 1। और कौन सी यूटी हमारी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 1 सीट यहाँ से है। और कौन सी है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 1 यहाँ से। तो कितनी होगी, 5 और 7 12 और 13 और 1 14, 14 2 16, 16 और 3 19, यानी कि यूटी से कितनी सीटें हैं हमारी, 19 सीटें हैं किसकी, लोकसभा की। और राज्यों से कितनी है, 524। इस प्रकार से क्या बना हुआ है, संरचना बनी हुई है, इस प्रकार से क्या बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंग्लो इंडियन के पद क्या कर दिए गए, अब समाप्त कर दिए गए हैं। एंग्लो इंडियन से संबंधित 2 आर्टिकल थे, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। ये जहां पर मनोनीत किए जाते थे वो लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, और ये कहां पर किए जाते थे, राज्यों की विधानसभाओं में, विधानसभाओं में। अब क्या कर दिया गया है, इनके पद को हटा दिया, यानी कि इनके पद को आगे नहीं बढ़ाया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में। यानी कि पूछ लिया जाए अधिक से अधिक संख्या कितनी है वर्तमान में, 550। 104 संविधान संशोधन से पहले कितनी हो सकती थी, 552। लेकिन ये पूछ लिया जाए वास्तविक संख्या वर्तमान में कितनी है, 543। इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य अब नहीं है, सबका क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्योंकि जो 2 एंग्लो इंडियन थे उनको क्या किया जाता, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। पद ही नहीं है तो मनोनीत क्या करेगा।
उसके बाद अगर हम बांट के देखें तो राज्यों में कितनी सीटें आती है, 524। अब देखते हो अलग अलग है, जैसे जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया, हमारी सीटों का बंटवारा किया गया है। अब यूपी की जनसंख्या ज्यादा तो वहां से लोकसभा की सीटें भी ज्यादा आती है। अब देख 80 सीटें आती हैं। ऐसे जैसे हरियाणा से 10 है, पंजाब से 13, ऐसे ऐसे करते करते कितनी बन जाएगी 28 राज्यों में 524। और इस प्रकार से यूटी में कितनी बन जाएगी, 19। तो अभी क्या है, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, वर्तमान चीजों को पूछ कर देख लेते हैं। कई बार हम बेसिक चीजें पढ़ना ही भूल जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये डाल देगा भी सीटों का मिलान कीजिए, लोकसभा की सीट कितनी है प्रत्येक राज्य में, कोई राज्य लिख देंगे आपके यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आगे लिख देंगे सीट, भी मिलान कीजिए कैसे है। तो एक बार क्या कर लिया करो आप, इन चीजों को देख लेना घर जाकर किस राज्य से कितनी सीटें आएगी, एक बार आइडिया हो जाएगा तो आप आसानी से फिर आप क्या कर दोगे, कर दोगे। बेसिक चीजें कई बार पूछ लेते हैं हम, बेसिक चीजें पढ़ना भूल जाते हैं। और अभी क्या इलेक्शन भी चल रहा है, 2024 का क्या इलेक्शन भी चल रहा है लोकसभा से संबंधित, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है नेट में। और भी बहुत सारे एग्जामों में सभी में पूछ सकता है। तो ये देखिए हमने संरचना। अब देखते हैं हम इसकी जो क्या रहता है, निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि लोकसभा का जो क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। जो सदस्य हैं 543 है, वो कैसे आते हैं, उसके लिए किस प्रकार से कौन सी पद्धति अपनाई है, किस प्रकार से इसका काम किया जाता है। जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा, उसके लिए कौन सी पद्धति थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। तो आपने देखा, तो इसमें कैसे होता है निर्वाचन, कैसे होगा। एक तो ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, जनता सीधे रूप से क्या करती है, वोट डालती है। अब आपने देखो आप क्या हो गया है, 18 वर्ष के आप हो गए तो 18 वर्ष 18 वर्ष के क्या हो गए आप, हो गए हो तो अब बिना जाति धर्म भाषा लिंग के बिना भेद के आधार पर क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्ववयस्क मताधिकार के आधार पर क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो, कितने, 18 वर्ष। लेकिन जब संविधान था, मूल संविधान जब बना, मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो ये 18 की जगह कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन क्या कर दिया गया, 61वां संवैधानिक संशोधन करके, 61वां संवैधानिक संशोधन यानी 61 संशोधन करके 1989 में क्या कर दिया गया, इस उम्र को 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। एक बार तो ये भी पूछा गया भी जो हमारे वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, कौन सा संविधान संशोधन और कब किया गया, 61 संविधान संशोधन 1989 में किया गया। उसमें क्या था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, मूल संविधान में वोट डालने की उम्र कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी है वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 18 वर्ष है। तो कोई भी जो भारत का नागरिक है उसकी उम्र क्या हो गई है, 18 वर्ष हो गई है, तो उसने अपना वोट बनवा लिया है, तो क्या कर सकता है, लोकसभा में जाकर चुनाव में क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। यानी कि चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आप क्या करते हो, वोट डालते हो, लोकसभा में चुनते हो अपने प्रतिनिधियों को। जो प्रत्यक्ष रूप से है तो इसमें क्या है, मतदान कैसा है, गुप्त गुप्त मतदान, गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान। क्योंकि आपको पता है भाई जब आप वोट डाल के तो आपको ही पता है भी मैंने कौन सी पार्टी को डाला है। राज्यसभा में कैसा था, खुला मतदान था। कैसा चुनाव था राज्यसभा में, अप्रत्यक्ष रूप से था। अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आपने चीजें पढ़ी है तो आप आसानी से कर दोगे। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है। और जो पद्धति है राज्यसभा में कौन सी थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। इसमें जो पद्धति है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम। कौन सी पद्धति अपनाई गई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको ये भी बोलते हैं पहले खंबा छूने का सिद्धांत। है क्या, इसको समझ लो, होती क्या है। जैसे मान के चलो क्या हुआ, हमारे क्या कर दिया जाता है, जब भी 543 सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 543, 543 जो सीटें हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए जाएंगे राज्यों में। जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र है 10, तो वो कहाँ पर होगा, जैसे करनाल, अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक,
सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार, ये 10 क्या है सीटें हैं हरियाणा में। तो उनको लिए सबके लिए अलग अलग बांट दी, यानी 543 को एक तरह से सिंपल कहो तो बांट दिया जाता है। तो बांट दिया तो मान के चलो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कितने ही प्रतिनिधि क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे सिंपल से लेकर चलते हैं, हरियाणा में क्या है, रोहतक, रोहतक रोहतक की लोकसभा की क्या है सीटें, निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े हुए, लोग कांग्रेस पार्टी के भी, बीजेपी पार्टी के भी, टीएमसी के भी, क्योंकि हमारे नेशनल पार्टीज भी है, क्षेत्रीय पार्टीज भी हैं, गैर मानते बराबर निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे हो गए। जैसे मान के चलो यहाँ से 4 खड़े हुए, 4 से तो ज्यादा थे, हम फिर भी करते हैं, 4 खड़े हो गए। पद्धति याद रखनी है कौन सी है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब 4 खड़े हो गए, तो मान के चलो कुल मतदान कितना हुआ, 100। कुल मतदान कितना हुआ वहां पर, 100 हुआ। 100 में तो इसको मिल गए 40, इसको मिल गए 30, इसको मिल गए 20, इसको मिल गए 10 वोट मिले। यानी कि ये कैंडिडेट है और इनको क्या मिल गए हैं, वोट मिल गए हैं 100, कुल मान के चलो वहां पर वोट पड़े। अब जीतेगा कौन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा क्या मिल गए हैं, वोट मिल गया, वो क्या मान लिया जाएगा, जीता हुआ मान लिया जाएगा। और यही पद्धति क्या कहलाती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आपने देखा होगा राज्यसभा में ऐसा नहीं था, राज्यसभा में क्या था, कोई निश्चित कोटा प्राप्त करना होता था। आपने देखो कुल मतदान होगा पट्टे में, कुल विजयी उम्मीदवार +1 और +1, वो आपने पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ। तो उस आधार पर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही जीता हुआ मान लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, क्योंकि जो जीतता है वो बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो जो जिताने वाले कितने हैं, उसको 40 है, यानी कि 40 लोग चाहते थे भी ये कैंडिडेट बने, और उसके विरोध में देखो कितने खड़े हैं, 60। अगर सारों को मिला के देखें तो 60 उसके विरोध में है और 40 उसके समर्थन में है। तो प्रतिनिधि किसका हुआ, प्रतिनिधि किसका करेगा, आम जनता का। आम जनता का यानी कि जो जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को, और फिर वो कहाँ पर जाता है, लोकसभा में। लोकसभा में जाता है तो जनता का प्रतिनिधि करता है, यानी कि जनता को जो चीजें चाहिए हैं उस क्षेत्र में, उसके बारे में बताता है भाई यहाँ पर कोई पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है, रोड की समस्या। हालांकि इंडिया में थोड़ा कमी रहता है, ये समस्या के ऊपर गौर नहीं दिया जाता, जाति धर्म भाषा ये बहुत ज्यादा चलता है, इस वजह से दिखते भी है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें देखो, इसमें दिक्कतें क्या है, इसकी सबसे बड़ी देखो दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि 60 तो उसके विरोध में खड़े हैं, सिर्फ जिताने वाले 40 ही है, अगर एग्जाम्पल से भी समझे, और 60 उसके विरोध में, फिर भी क्या हो जाएगा, वो जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन ये क्या है, लोकसभा के चुनाव करने की प्रक्रिया, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का है जो चुनाव कैसे किया जाता है, कैसे किया जाएगा, जो वयस्क मताधिकार पर होगा, जिसकी उम्र क्या हो गई है, 18 वर्ष हो गई है। मूल संविधान में कितनी थी, 21 वर्ष थी, लेकिन इसको कम कर दिया गया 61 संविधान संशोधन 1989 में। और चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, कैसे होगा, गुप्त मतदान के द्वारा होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इसमें सिंबल होते हैं सारों के, यानी कि ये कैंडिडेट है तो इसका आगे क्या होगा, सिंबल होगा। जैसे ये है कैंडिडेट है, इसके नाम, ये नाम हो गया, सिंबल हो गया, और आगे बटन होगा, तो यहाँ पर आप दबा सकते हो। दोनों ही सारी चीजें होती है। आप जाओगे, जैसे जाओगे तो ये देखो चीजें व्यवहार में है, आप जाके देखोगे ना तो आप ऐसे ही वोट करके आओगे, किसको आपको डालना पसंद करते हो, कौन सी पार्टी को आप जिताना चाहते हो, कौन सी पार्टी ये लगता है भाई ये जो कैंडिडेट है मेरा प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाएगा, मेरे को जो क्या है, मेरे को जो एजुकेशन चाहिए है, मेरे को जो रोजगार चाहिए है, या मेरे को जो हेल्थ के चाहिए है, मेरे को साफ सुथरे रोड चाहिए है, पानी साफ सुथरा चाहिए है, स्वच्छ वातावरण चाहिए है। तो अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए बनाते हो तो कैंडिडेट को क्या करते हैं, आप जिताते हो, उसको आप वोट डालते हो। तो यह है निर्वाचन। उसके बाद है अवधि। अवधि, अवधि कह लो या कार्यकाल। अवधि व कार्यकाल, लोकसभा की अवधि कितनी है या कार्यकाल कितना है। तो आप देखोगे लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है ये, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि ये समय से पहले भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। समय से पहले, समय से पहले भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है, समय से पहले भंग हो सकता है, क्योंकि अब समय कितना है, अगर आप देखोगे तो
जब चुनाव वो लिए जाते हैं तो उससे लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष का क्या रहता है, समय रहता है। किसका, लोकसभा की जो अवधि है, कार्यकाल है, कितनी है, 5 वर्ष है। राज्यसभा की कितनी है, 6 वर्ष है। वो कैसा सदन था, राज्यसभा स्थायी, लोकसभा कैसा है, अस्थायी। क्यों है, क्योंकि समय से पहले भंग किया जा सकता है। समय से पहले भंग कैसे होता है, क्योंकि सरकार क्या दे कर दे अपना, सरकार अपना बहुमत खो दे। बहुमत अगर खो देती है, सरकार अपना बहुमत खो दे, कहाँ, लोकसभा में। बहुमत खो देने का मतलब क्या है, आपने देखा है 543 सीटें हैं। अगर लोकसभा में किसी को सरकार बनानी है, किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसको क्या चाहिए है, 543 से एक ज्यादा, यानी कि इससे एक ज्यादा क्या चाहिएगी, सीट चाहिए, तभी तो क्या बना सकता है, सरकार बना सकता है। अगर किसी भी पार्टी की क्या रह गई है, इतने उसके सदस्य नहीं रहे हैं, इतने कैंडिडेट नहीं रहे हैं 543 से कि आध दो से ज्यादा एक, यानी कि दो से अगर बात करेंगे तो उससे ज्यादा एक अगर जिसकी आ जाती है उसकी सरकार आएगी, लेकिन उसके पास इतने प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, तो क्या कर जाएगी, उसने बहुमत खो दिया। बहुमत खो दिया जैसे भी क्या हो जाती है, सरकार टूट जाती है। और क्या हो सकता है, और कैसे ये समय से पहले भंग हो सकती है, जब मंत्री परिषद कह दे, मंत्री परिषद के कहने पर, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के कहने पर, मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर दे, भंग कर दे। या मंत्री परिषद वाले जो क्लास थी उसमें आप क्या कर सकते हो, कर चुके हो या अच्छे से पढ़ चुके हो, मंत्री परिषद के कहने पर भंग कर दे। जो आपने देखा होगा आर्टिकल 75 की 2 क्लोज क्या कहती है, सारे के सारे जो मंत्री और किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के, प्रसाद पर्यंतक रहते हैं। और जो आर्टिकल 75(3) की क्लोज क्या कहती है, जो ये जो मंत्री बनते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, व्यवस्थापिका के, व्यवस्थापिका यानी विधान पालिका के नियमन सदन, नियमन सदन यानी कि लोकसभा के प्रति क्या रहते हैं, ये उत्तरदायी रहते हैं। तो ये सारी चीज जो देखो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। व्यवस्थापिका क्या है, निचला सदन क्यों, आपने बता दिया निचला सदन क्यों था, इसके प्रति उत्तरदायी क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है सरकार वही पार्टी बनाएगी जिसको क्या मिलेगा, लोकसभा में बहुमत मिलेगा, राज्यसभा में नहीं है। इसमें लोकसभा में बहुमत होगा, वही क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। अगर सरकार बना ली लेकिन बीच में क्या हो गया है, उसने बहुमत खो दिया है, तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो इस वजह से क्या हो सकती है, समय से पहले भंग की जा सकती है। और क्या है, इसका कार्यकाल क्या कभी बढ़ाया जा सकता है, मान के चलो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने पावर पढ़ी है कौन सी, आर्टिकल 352, किसकी, राष्ट्रपति की जो क्या कैसी पावर है, इमरजेंसी पावर है। अगर राष्ट्रपति को आपने अच्छे से पढ़ा तो इसमें मैंने बताया होगा भी क्या है, अगर इमरजेंसी क्या जाती है, लग जाती है, तो एक एक वर्ष करके, यानी कि 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, लोकसभा कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अवधि के बारे में बताइए, लोकसभा कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। कैसा सदन है, अस्थायी है। अस्थायी क्यों बोलते हैं, क्योंकि समय से पहले भंग किया जा सकता है। भंग कैसे हो सकता है, सरकार जब क्या कर देती है, अपना बहुमत खो देती है। ऐसे एग्जाम्पल हुए भी है, जब आपने देखा होगा इमरजेंसी के दौरान, जैसे जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहले गैर कांग्रेसी हमारे पीएम मोरारजी देसाई वो बने, उसकी प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, फिर चौधरी चरण सिंह बने, वो भी सरकार नहीं चला पाई क्योंकि बहुमत ही नहीं रहा। फिर आपने ये दौर देखा होगा 1989 से लेकर और 1999 तक आप देखोगे तो कभी सरकार आ रही है कभी जा रही है। जैसे वीपी सिंह हटे थे, फिर चंद्रशेखर हट गए, तो इस प्रकार से चीजें आपने देखा भी होगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार तो 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुमत ही नहीं रहा था, एक मत से क्या गिर गई थी, सरकार गिर गई थी। यानी कि अगर सरकार चलानी है तो क्या होना चाहिए, लोकसभा को क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, तभी वो सरकार बना सकता है, नहीं तो समय से पहले क्या हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी। या मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर दे, भंग कर दे। या क्या हो सकता है, इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत, अगर इमरजेंसी लग गई है और ये लग रहा है भी अब क्या है, चुनाव कराने नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति नहीं है अभी चुनाव हो सके, तो क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी अवधि। उसके बाद है योग्यताएं। अगर आप क्या करना चाहते हो, लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो, चुनाव में खड़ा होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए,
योग्यता क्या है? जो राज्यसभा की आपने पढ़ी है उसी के समान, लेकिन किसका अंतर है? उम्र का अंतर है। कैसे है? भारत का नागरिक हो, ये भी राज्यसभा के लिए था, ठीक है, इनकी भारत का नागरिक हो बन सकता है। पागल व दिवालिया ना हो, पागल व दिवालिया, पागल व दिवालिया ना हो, वो नहीं खड़ा हो सकता। और क्या है? आप देखोगे जब क्या किया जाता है, नामांकन पत्र भरते हैं, जब कोई भी उम्मीदवार क्या होना चाहता है, खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसने नामांकन पत्र भरना है। नामांकन पत्र, नामांकन पत्र भरता है तो उस पे क्या किया जाता है? शर्त ली जाती है। देखो जो एमपी होते हैं वो क्या लेते हैं? दो जगह शर्त लेते हैं। एक तो कब, जब नामांकन पत्र वो भरते हैं उस समय शर्त लेते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा कोई भी नियुक्त नामित व्यक्ति के समक्ष उनको क्या लेनी पड़ती है? शर्त लेनी पड़ती है। और दूसरा कब लेते हैं? जब वो जीत जाते हैं। तो इसमें क्या है, नामांकन पत्र भरते समय जो उसने शपथ ली है, किसी भी निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, बताते हैं भी मैं इसके अनुसार यानी कि जो भी है चुनाव लड़ूंगा, यानी कि संविधान के अनुसार पालन करूंगा सारी चीजों का। तो उसके अनुसार अगर शपथ लिया तो उसकी योग्यता है, वो क्या कर सकता है? अगर उसने शपथ लिया तो वो चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। नामांकन पत्र के समक्ष क्या लेनी पड़ती है? शपथ। आर्टिकल 84A, हाँ शब्द के बारे में बताऊंगा, अगर उसके बारे में और डीपली बताऊंगा तो क्या है 84A में, क्या है 99 में शब्द कैसी है उसके बारे में। और क्या हो? आपराधिक मामला ना हो, आपराधिक मामला ज्यादा जो गंभीर या अपराध कर रखा है वो नहीं खड़ा हो सकता। और जो अंतर आ जाता है, ये सारी चीजें आपने देखी है राज्यसभा में। और क्या है? जिसकी उम्र क्या है 25 वर्ष हो गई है, वो क्या हो सकता है? लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है। आपने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना तो उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35। राज्यसभा के लिए कितनी? 30। और लोकसभा के लिए कितनी? 25। 25 अगर उम्र हो कोई आपकी हो गया है और ये सारी चीजें आप पूरी करते हो तो आप क्या हो सकते हो? लोकसभा के चुनाव में क्या हो सकते हो? आप खड़े हो सकते हो। ये क्या है? योग्यताएं। उसके बाद है हमारे संविधान में अयोग्यताओं का भी वर्णन किया गया है। अयोग्यताएं, अयोग्यताएं, आर्टिकल 102, संसद के सदस्यों से संबंधित अयोग्यताएं। राज्यसभा में मैंने बताया था अयोग्यताएं क्या होगी। जैसे आपने देखा होगा क्या योग्यता थी? क्या ना हो? लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद पर ना हो, यानी कि चुनाव जीत लिया और वो करना चाहता है, फिर भी दोबारा एक नौकरी और कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। और क्या हो? बीच में क्या ना कर दे वो? भारत की नागरिकता ना छोड़ दे, भारत की नागरिकता, नागरिकता ना छोड़ दे, नागरिकता, भारत की नागरिकता ना छोड़ दे, तो तब भी क्या हो जाएगा? उसने क्या कर दिया? भारत की नागरिकता छोड़ दी है, भारत की नागरिकता छोड़कर किसी विदेश में रहने लग गया, किसी देश की नागरिकता को क्या कर लिया? अपना लिया है, तो क्या हो जाएगी? उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और जो तीसरी कंडीशन आपने देखी होगी, दल बदल। अगर किसी सदस्य ने क्या किया है? दल बदल किया है, तो उसके भी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं राज्यसभा में क्या कर सका हूँ, तो सारी चीजों को एक एक करके बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं करा, क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूँ। दल बदल क्या है, कब आया? ये 1985 में आया, 52वां संविधान संशोधन किया गया, इसके बारे में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या था दल बदल, होता क्या है, इसके बारे में देखा था। दल बदल क्या होगा? जब चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, जीतने के बाद कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, उसको दल बदल मानते हैं। और दल बदल क्या होता है? और दल बदल क्या होता है? जब क्या हो जाता है, कोई भी मनोनीत सदस्य था, मनोनीत सदस्य, राज्यसभा का सदस्य मनोनीत रूप कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 माह के अंदर अंदर उसने क्या करनी पड़ती है? बताना पड़ता है मैं किस पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। अगर वो नहीं बताता और 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी भी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। और क्या?
जब कोई उम्मीदवार है यानी कि कोई भी कैंडिडेट है जो किसी पार्टी का है, या तो पार्टी का समर्थन ना करे, यानी कि विपक्ष में वोट डालना था, और पार्टी से बाहर जाकर क्या करता है, काम करता है, उसको भी क्या मान लिया जाता है, दल बदल मान लिया जाता है। और आपने देखा निर्दलीय, निर्दलीय भी क्या नहीं हो सकता चुनाव जीतने के बाद, निर्दलीय भी चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। वो सिर्फ क्या दे सकता है, समर्थन दे सकता है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आ गई है तो इस पर कौन सा कानून लागू हो जाएगा, दल बदल से संबंधित कानून लागू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा ये जो दल बदल है, इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है, लोकसभा के स्पीकर। अगर लोकसभा से किसी ने किया तो स्पीकर है, लोकसभा से स्पीकर है। और अगर बात करूं तो हम राज्यसभा की, राज्यसभा से कौन है, सभापति है, सभापति, सभापति को अधिकार है। लेकिन क्या इसका इन्होंने जो निर्णय लिया उसकी न्यायालय में जांच की जा सकती है, तो न्याय में जांच की जा सकती है 1992 के बाद। कियोतो आंदोलन, कियोतो के नाम से एक वाद है, उसके बाद क्या की जा सकती है, जो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति दल बदल से संबंधित किसी व्यक्ति की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था, उसकी क्या की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसके बारे में हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समीक्षा की जा सकती है। एक आपने पढ़ा होगा, और सारी की सारी अयोग्यताओं के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार किसको है, यानी कि निर्णय कौन लेगा अंतिम रूप से सारी की सारी अयोग्यताओं के बारे में, अयोग्य साबित करने में कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को क्या है, राइट है सारी की सारी अयोग्यताओं के बारे में। लेकिन एक को छोड़कर, कौन सी को, दल बदल को छोड़कर उस पर निर्णय नहीं ले सकते, उस पर निर्णय सिर्फ कौन लेंगे, स्पीकर और सभापति। और किस पर अयोग्य कोई भी व्यक्ति ठहराना तो उसका अंतिम निर्णय कौन कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। लेकिन वो किसके कहने पर देगा, चुनाव आयोग के कहने पर कहेगा, चुनाव आयोग के कहने पर क्या करेगा, अपना निर्णय देगा। और उसके लिए जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए कैसी सलाह होगी, बाध्यकारी, यानी कि माननी ही पड़ेगी कि किसको, राष्ट्रपति को उसकी सलाह। ये क्या है, अयोग्यता। तो आपने एक चीज होती है दोहरी सदस्यता, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती, दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता या स्थान रिक्त होना, स्थान रिक्त होना, स्थान रिक्त होना। ये कल ही मैंने बताया दोहरी सदस्यता क्या होती है, क्योंकि हमारे संविधान में वर्णन किया गया है कोई भी कैंडिडेट एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और ना ही दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और ना ही किसी भी किसका नहीं हो सकता, राज्य की विधानसभा को सदस्य नहीं हो सकता। एक का होगा एक ही समय, या तो राज्य की विधानसभा का होगा या किसका होगा, संसद का, किसी भी सदन का होगा। और संसद में भी दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, अपनी सीट देखनी होती है भी किस पर मैं रहूंगा और कौन सी सीट मेरे को खाली करनी है। इसी प्रकार से सभी कैंडिडेटों को क्या दिया जाता है, लोकसभा में 2 सीटों पर क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो दोनों ही सीटों पर क्या कर गए, चुनाव जीत गए हैं, तो उसको बताना होगा भी मैं कौन सी सीट रखना चाहता हूँ, कौन सी खाली करना चाहता। अगर वो नहीं बताता तो उसकी दोनों सीटों को क्या मान लिया जाएगा, खाली मान लिया जाएगा। ये कंडीशन थी, 4 प्रकार की कंडीशन होती है दोहरी सदस्यता में, मैं बता चुका हूँ। स्थान रिक्त कैसे होगा, या तो क्या हो जाए और 60 दिनों तक क्या ना आए, बिना बताए संसद में आई ना। और क्या हो, या वो राष्ट्रपति बन जाए वो सदस्य, उपराष्ट्रपति बन जाए, राज्यपाल बन जाए, या उसने और कहीं पर क्या कर लिया है, किसी अन्य जगह पर लाभ के पद पर वो लाभ का पद क्या कर लिया, उसने दान कर लिया, तब भी उसकी क्या की जाएगी, स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या कराया जाता है, फिर उपचुनाव। उसके लिए क्या होगा, उपचुनाव, उपचुनाव, यानी कि कोई भी स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, उस सीट को बनना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर, उसको हम बोलते हैं उपचुनाव। ठीक है, तो इसके बारे में हमें डीपली आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अब बार बार मैं वही चीजें बता दूं उसका कोई फायदा नहीं है। आपने पिछली क्लास को अगर अच्छे से समझ लिया तो आप यहाँ पर वैसी की वैसी बातें क्या कर दोगे, आप लिख दोगे। तो एक शपथ, और क्या थी, शपथ के बारे में, शपथ यानी कि जो लोकसभा के सदस्य क्या कर लिए गए, अब चुन गए हैं, चुनाव होगा। अब देखोगे, अब जैसे अब ये क्या हो रहा है, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो जैसे रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, चुन लिए जाएंगे जो सदस्य क्या किए जाते हैं, जिस जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष, या तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति
या उसके द्वारा नामित, उसके द्वारा नामित नामित व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और समक्ष क्या लेंगे, शपथ लेंगे। और वो जो शपथ है वो कहाँ पर लिखी गई है, संविधान की तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो शपथ है उसके अनुसार क्या लेते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष क्या लेते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। तो आपने देखा होगा जो मैं बता रहा था आर्टिकल 84A है, यानी कि जो ये जो कैंडिडेट है लोकसभा का सदस्य बन से राज्यसभा का, तो क्या लेता है, दो प्रकार से क्या लेता है, अपनी शपथ लेता है। एक आर्टिकल 84A जब कब लेता है, नामांकन भरते समय, नामांकन भरते समय क्या लेगा, शपथ लेता है, भरते समय शपथ लेकर। और एक आर्टिकल 99 के तहत, और एक आर्टिकल 99 के तहत शपथ लेता है जब क्या हो गया, वो चुनाव जीत गया है। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद शपथ लेगा। ये नामांकन भरते समय किसके समक्ष शपथ लेगा, जब चुनाव आयोग द्वारा कोई भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, नामित कर दिया जाता है। वो चुनाव जीतने के बाद कब लेगा, जब राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति के समक्ष क्या लेता है, शपथ लेता है। संविधान के अनुसार मैं काम करूंगा, संविधान के प्रति निष्ठा बना के रखूंगा, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, तो इस प्रकार की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो ये था लोकसभा। कल हम पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में, यानी कि लोकसभा के स्पीकर क्या है। एक हम पढ़ेंगे परिसीमन आयोग, परिसीमन जो आयोग आया वो किस प्रकार से काम करता है, उसकी संरचना क्या है, वो सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है, लोकसभा में जो सीटों को आरक्षित किया गया वो किस प्रकार से किया जाता है, तो बाकी करेंगे हम कल। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद।